Hello friends, welcome back. So we were doing a previous year question paper for NET, GRF, KVS, D, SSSB of English literature. Okay, so today we will do another 15 question. Yes, another 15 question. We were doing 10 question each day, but today we will take 15 question. Today I will take 15 question, and in the next session I will take another 15 question. So we will complete with it. Okay, we will complete a whole question paper, 100 marks, 100 questions. ठीक है. So let's start with the first question. Which of the following description delineate Roman or clef? ठीक है. तो रोमन और क्लेफ, इन चारों डिस्क्रिप्शन में से कौन सा सबसे सटीक, सबसे करेक्ट यूज होता है, सबसे सही मीनिंग जिसका है, दैट इज बी ऑप्शन. ठीक है, दैट इज बी ऑप्शन. अ नोवेल यूजिंग ऑल्टर्ड नेम ऑफ द एक्चुअल पीपल ऑफ द टाइम. ठीक है, मतलब किसी भी एक नॉवल में यूजिंग द ऑल्टर्ड नेम ऑफ द एक्चुअल पीपल ऑफ द टाइम, मतलब इसी जिसके बारे में होगा वो नॉवल, उसका नाम उस नॉवल में यूज़ नहीं किया जाएगा. जो भी मेन कैरेक्टर होगा उसका दूसरा नाम यूज़ किया जाएगा. ठीक है, इमेजिनरी नाम यूज़ किया जाएगा. ठीक है, बट स्टोरी उन्हीं के बारे में होगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बताती हूँ, जो जैसे कि द बेल जार, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, सिल्विया प्लैथ के द्वारा. ठीक है, और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफी है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द थियरिस्ट विद द टेक्स्ट. हमें थियरिस्ट के साथ जैसे कि जॉन फिस्के है, इन्होंने लिखा है रीडिंग द पॉपुलर. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मैच बता देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग करूँगी. उसके बाद माइकल डे कार्टियो है, उन्होंने लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ. ठीक है, दैट इज बी का 4th. देन आते हैं पियर बॉर्डियू, सी से 1, मतलब डिस्टिंक्शन, इनका टेक्स्ट है डिस्टिंक्शन. देन आता है जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड. ठीक है, इनका है मैचिंग, इनका मैच होगा सेकंड के साथ, दैट इज द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन. ठीक है, तो ये लोग मैक्सिमम, ये लोग दे आर द क्रिटिक्स, फिलोसफर्स. ठीक है, और कुछ टॉपिक को इन्होंने पिक करके, बेसिकली सोशल चीज़ों को पिक करके इन्होंने अपनी चीज़ें, अपने राय को बताया है, अपनी बारे, मतलब उस चीज़ के बारे में अपनी राय दी है. ठीक है, तो जॉन फिस्क के नाम के 2 पर्सन्स हैं. ठीक है, एक है मीडिया क्रिटिक और स्कॉलर है, और एक है अमेरिकन फिलोसफर है और हिस्टोरियन है. ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है, दैट इज द पॉपुलर, रीडिंग द पॉपुलर, वो लिखा है मीडिया क्रिटिक ने, जो एक स्कॉलर है. ठीक है, जिनका जन्म होता है 1939 में. और इनका जो ये रीडिंग ऑफ पॉपुलर है, ये पब्लिश हुआ था 1989 में. ठीक है, कब हुआ था? 1989 में. थोड़ा सा आप नोट करते जाएं कि मैं किसके साथ किसको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है. ठीक है, जॉन फिस्के का जो वर्क है वो 1989 में किया, उन्होंने अपना टेक्स्ट लिखा. ठीक है, और ये एक मीडिया क्रिटिक. नेक्स्ट हमारे आते हैं माइकल डे कार्टियो. ये थे एक फ्रेंच स्कॉलर थे. ठीक है, इनका टेक्स्ट कौन सा था? प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ. ठीक है, एक्चुअली ओरिजिनली ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि 1980 में लिखा गया था, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो था वो 1984 में किया गया बाय स्टीवन रडल. ठीक है, फिर आते हैं हमारे, मैं लिख देती हूँ, इनका जो फ्रेंच में ये वाला जो इनका काम था वो लिखा गया था 1980 में. ठीक है, किनका? माइकल डे कार्टियो का नाम. ठीक है, और इसका जो ट्रांसलेशन था इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन था, इंग्लिश ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन आप थोड़ा सा लिखते जाए अपने साथ साथ, देखिएगा बहुत हेल्पफुल होगा। इट वुड बी 1984, ठीक है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कब किया गया? 1984 में। लिखा किस में गया था? एक्चुअली फ्रेंच पे लिखा गया, ठीक है। हमारे नेक्स्ट आ रहे हैं पियर बोर्डियू। इन्होंने कौन सा लिखा था? इन्होंने लिखा था डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखा गया था। पियर बोर्डियू के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है, फिलोसोफर है, ठीक है। इन्होंने सोशल इश्यूज पे लिखा है, ठीक है। ये इनका जन्म फ्रांस में होता है 1930 में, ठीक है। और इनका जो काम है ये भी एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज में किया गया, ये भी फ्रेंच में ही किया गया सबसे पहले, ठीक है, 1979 में, ठीक है। इनका काम थोड़ा मेरे साथ साथ देखते जाइए और लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। और इसका ट्रांसलेशन कब हुआ था? इंग्लिश ट्रांसलेशन कब हुआ था? इंग्लिश ट्रांस लिख रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा और अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। 1984 में इनका भी, ठीक है, इनका भी 1984 में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया था डिस्टिंक्शन को, है। एंड इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल रिपोर्ट अबाउट फ्रेंच कल्चर। ये एक सोशियोलॉजिकल रिपोर्ट है अबाउट फ्रेंच कल्चर। किसका है ये? पियर बोर्डियू। और उन्होंने कौन सा लिखा था? डिस्टिंक्शन, यस, फाइन, ओके। नेक्स्ट हमारा मैच कौन सा था? इट इज जीन फ्रांसिस लियोटार्ड। जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, इन्होंने कौन सा लिखा था? द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ठीक है। ये भी एक फ्रेंच फिलोसोफर है। इनका जो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन था ये कब पब्लिश हुआ? दैट इज इन 1979 में इनका ये पब्लिश हुआ वर्क, दैट इज पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, रिटन बाय लियोटार्ड। एनालाइजेस द नोशन ऑफ नॉलेज इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी और सोशल कंडीशन। इन्होंने भी, वही मैंने आपको शुरुआत में ही इसके बारे में बोल दिया था कि इन लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा है सब सोशल इश्यूज पर ही लिखा है, ठीक है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यप। The next question is, which of the following tales in Chaucer's Canterbury Tales deals with the murder of a child by Jews? तो कैंटरबरी टेल्स 24 टेल्स उन्होंने लिखा था जेफरी चॉसर ने, दैट वी ऑल नो, ठीक है ना। लेकिन उन 24 में से ऐसा कौन सा टेल था जिसमें बताया गया था द टेल वॉज डीलिंग विद द मर्डर ऑफ अ चाइल्ड बाय ज्यूज, जिसमें एक बच्चे की मर्डर किया गया था ज्यूज के द्वारा, ठीक है। तो अब वी नो दैट 24 स्टोरीज हैं इनमें कैंटरबरी टेल में, ठीक है, टोटल, जिसमें से हमारा जो सही ऑप्शन है वो आएगा, दैट इज सी, ठीक है, प्रायरस टेल्स। प्रायरस टेल जो है वो उसमें ही ऐसी घटना घटी थी, ठीक है। और ये कितने लाइंस का था? 17,000 लाइन्स का था, ओके, 17,000 लाइन्स, ओके। और इतने ये रेस्ट ऑफ द जो आप देख रहे हो नाम, द मॉन्क्स टेल, द सेकंड नन्स टेल, द शिपमैन्स टेल, ये सब जो है दे कम्स अमंग द 24 टेल्स ऑफ जेफरी चॉसर, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द फॉलोइंग? ये जो चीज है ये किसने बोला? In technical assembles, in institutions, in behavioral schemes, in types of transmission and dissemination, in pedagogical forms that both impose and maintain them, ठीक है। तो ये किसने बोला था? ये किनके द्वारा बोला गया है? दैट इज गिवन बाय माइकल फोकॉल्ट, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो अ फ्रेंच फिलोसोफर। हम लोग मतलब ये जो सीरीज चल रही है ऑलमोस्ट फ्रेंच फिलोसफर्स के बारे में है,
फिलोसफर्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, नॉट ओनली द राइटर्स, द नॉवेलिस्ट, द एसिस्ट, बट कुछ हमें नॉलेज रखनी पड़ेगी फिलोसफर्स के बारे में, इसीलिए क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो माइकल फौकल्ट इज़ अ फ्रेंच फिलोसफर, सोशलिस्ट एंड थियरिस्ट है, एंड ही इज़ अ लिटरेरी क्रिटिक ऑल्सो। ठीक है, इन्होंने और भी काम किए हैं, लाइक मैडनेस ऑफ सिविलाइजेशन, थोड़ा सा फ्रेंड्स प्लीज नोट डाउन करते जाओ, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। ठीक है, तो इन सब में कुछ मैंने नोटेबल वर्क्स उनके बारे में बताया है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज पर इन्होंने वर्कआउट किया है। इन्होंने बहुत सारे टॉपिक पे जैसे कि बायो पावर, बायोपॉलिटिक्स, डिस्कर्सिव फॉर्मेशन, लिमिट, एक्सपीरियंस, डिस्कोर्स एनालिसिस, इन सब चीज़ों पे इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, फिलोसफर हैं तो डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स पर, चीज़ों पर रिसर्च करके वर्क किया है इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which three of the following writers are associated with kitchen sink drama? ठीक है, kitchen sink drama is a type of drama. इसमें से तीन ऐसे लोग हैं, तीन ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने वर्क, which writers are associated with kitchen sink drama उन्होंने लिखा है। उस शैलेग, डालने, ठीक है, and John Osborne. ठीक है, these are the three writers, these are जिन्होंने किचन सिंक ड्रामा लिखा है। दिस इज अ टाइप ऑफ ड्रामा यूज्ड टू डन बाय ब्रिटिशर्स, ये तीनों ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने लिखा है। एंड किचन सिंक ड्रामा आई वुड लाइक टू से कि हर चीज़ लिमिटेड यूज़ होती है। ठीक है, जितना दिया गया है, जितना कल्चर में चल रहा है, सिर्फ उतना ही इस में यूज़ होता है, इस किचन सिंक ड्रामा में। ठीक है ना, let's move to the next question. Which of the following combination best describes the typical methodology of literary research? ठीक है, लिटरेरी रिसर्च करने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन आर द परफेक्ट मेथड? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सी, टेक्सचुअल, क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल। ठीक है, इनका समावेश होना चाहिए। दे आर द टिपिकल methodology. Which of the following combinations best describes the typical methodology of literary research? ठीक है, तो ये चीजें हैं, टेक्सचुअल, क्रिटिकल, हिस्टोरिकल, हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग following Plato, which two of the following statements about phantasm and semblance are correct? semblance and phantasm के बारे में कौन से दो लाइन्स बिल्कुल सही है? ठीक है, दिखता है एक्चुअली वो नहीं होता है। ठीक है, the appearance of being something or having a certain quality, being something, कुछ जो दिखता है वो, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता है। और फैंटिज्म क्या है, वो तो टोटली इल्यूजन ही है। ठीक है, वो इल्यूजन है टोटली। तो आंसर होगा सी एंड डी। ठीक है, मतलब फैंटिज्म अनलाइक सेम्बलेंस हैज द सेम प्रोपोर्शनल एज द ऑब्जेक्ट, आसपास है, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, बट थोड़ा सा अंतर है। फैंटिज्म जो है वो पूरी तरह से इल्यूजन है, और सेम्बलेंस जो है वो थोड़ा रियल दिखता है लेकिन होता नहीं है। मतलब सेम्बलेंस इज अनरियल बट लुक्स रियल एज कंपेयर टू द फैंटिज्म। ठीक है, फैंटिज्म से थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ नोम चॉम्स्की? ठीक है, नोम चॉम्स्की के द्वारा कौन सी बुक किस दिन लिखी गई, उसके ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले से
लेट मतलब स्टार्टिंग से लेट तक, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस ईयर्स, अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, ठीक है, इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. सो आंसर विल बी सी. आंसर विल बी सी, जो कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है. उसके बाद आता है बी हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ थियोरी ऑफ सिंटैक्स. देन कम ए प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम. देन कम सीरियल वाइज मैं नहीं बताऊंगी, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग मैं साइड मैं लिखती जाती हूँ. यहाँ पे ए का, बी का, सी का अरेंजमेंट तो हमारे यहाँ पे हो ही गई है, ठीक है. बट अगर मैं उसके अकॉर्डिंग सी डी ए बी के अकॉर्डिंग लिखूंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगी. तो मैं जैसे लिखा है उसी की तरह उसी पर मैं वो लिख देती हूँ ईयर्स, ठीक है. जैसे हमारा है प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम, पहले का है 1971, ठीक है. ये हो गया इसका प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम 1971, ठीक है. उसके बाद आता है एस्पेक्ट्स ऑफ थियोरी ऑफ सिंटैक्स. कब किया गया? 1965, ठीक है. ये मैं आपको सीरियल वाइज नहीं बता रही हूँ, सीरियल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बस ईयर बताती जा रही हूँ, ठीक है. पहले वाला 1971 था, प्रॉब्लम्स ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम. देन एस्पेक्ट्स ऑफ थियोरी ऑफ सिंटैक्स वो 1965 है. देन आता है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स. सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर कब का है? 1957. ये सबसे अर्ली है, ठीक है, चारों में से सबसे अर्ली है ये 1957. नेक्स्ट क्या आता है हमारा? लास्ट बचा है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज. ये होता है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज जो उसके अकॉर्डिंगली इनका पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डरली दिया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वही असर्शन एंड रीजंस. असर्शन में मैं बता दूं, कल्चरल स्टडी इज सिंपली द स्टडी ऑफ कल्चर एज अ डिस्क्रीट एंटिटी डिवोर्स्ड फ्रॉम इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. कल्चरल स्टडीज के बारे में बोला जा रहा है, बट उसका जो रीजन दिया है दैट इज करेक्ट और नॉट, दैट डिपेंड्स. कल्चरल स्टडीज एम टू अंडरस्टैंड कल्चर in all its complex forms and to analyze the social and political context within which it is manifest itself, ठीक है. कल्चरल स्टडी के बारे में टोटली डेफिनेशन दे रखी है दोनों में, बट ये रीज़न नहीं दिया है कि वाई कल्चरल स्टडीज़ है. क्या असर्शन के लिए ये रीज़न सही है? नहीं, ठीक है, असर्शन के लिए रीज़न सही नहीं है. तो कौन सा होगा? ये बोथ ए एंड आर. मोस्टली आंसर में हमने सारे आंसर्स में ऑलमोस्ट इस असर्शन और रीजन में हमने देखा बी होता है आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which term among the following will be applicable to a situation in which a character initiate a scheme which depends for its success on the ignorance of the poem against whom it is directed, ठीक है. तो इसका आंसर होगा इंट्रिग जो होगा, ठीक है. जिसका जो होता है कि यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता ही दिया है, विच विल बी एप्लीकेबल टू अ सिचुएशन विच अ कैरेक्टर इनिशिएट्स अ स्कीम विच डिपेंड्स फॉर इट्स सक्सेस. मतलब एक सिचुएशन जिसके लिए डायरेक्टेड, ठीक है. तो इंट्रिग्यू जो है एक प्लानिंग है. इट इज अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, ठीक है.
और एक और इसका मीनिंग आता है टू मेक समबडी इंटरेस्टेड एंड वांटिंग टू नो मोर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर? इन चारों में से कौन से नॉवेल्स जो है वो विक्टोरियन एज के हैं? तो इसका आंसर होगा ए एंड डी। ए एंड डी विल आंसर, पेंडेनिस और बारचेस्टर टावर्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पेंडेनिस रिटन बाय विलियम मेकपीस ठाकरे, ठीक है। ये 2 वॉल्यूम्स में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है पेंडेनिस? विलियम इसको MC लिखते हैं, MC ठाकरे। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इनके बारे में। तो इन्होंने क्या लिखा है? पेंडेनिस, ठीक है, जो कि 2 वॉल्यूम्स में है और ये लिखा गया है, इसकी पब्लिशिंग हुई है 1849 और 50 के बीच, ठीक है। इट इज नॉट कंफर्म। उसके बाद आता है हमारा बारचेस्टर टावर। दिस इज रिटन बाय लैप्स, ठीक है, राइटर ऑफ बारचेस्टर टावर्स, ठीक है। और इसकी पब्लिकेशन कब हुई थी? 1857 में, ठीक है। इसकी पब्लिकेशन कब हुई थी? 1857 में। इसका आंसर ये है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following which one of the following titles of Robert Browning works means to disport in the open air to amuse oneself at random? मतलब अपने आप को अम्यूज करना, खुश करना, इन चारों में से किस में है? तो इट वुड बी एसोलैंडो। इट इज एन एपिलॉग, ठीक है। हमें पता है रॉबर्ट ब्राउनिंग की टाइमिंग क्या है, 1812 से लेके ये पीरियड ऑफ ईयर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन एज से रिलेट करते हैं, ठीक है। एंड उनका पीरियड है 1812 टू 1889 तक, ठीक है। और ये काम जो है इनका वो लास्ट था 1889 में ही, ये लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोम्स था, ठीक है। दैट इज एसोलैंडो इज अ एपिलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द कैरेक्टर्स विद द प्ले। यहाँ पे हमें प्ले के साथ मैचिंग करनी है, कौन सा कैरेक्टर किस प्ले में है, ठीक है। पहले हम आते हैं डोनाल्ड बेन में। डोनाल्ड बेन एक कैरेक्टर है मैकबेथ में, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम बता देते हैं, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। एक डोनाल्ड बेन किसके साथ? सेकंड मैकबेथ के साथ, ठीक है। बी क्लॉडियो, ठीक है, इज विद फोर्थ मेजर फॉर मेजर। देन सी आता है नरिसा थर्ड के साथ, मर्चेंट ऑफ वेनिस। देन डी आता है गोनरिल किंग लियर के साथ, ठीक है। तो दीज आर द प्ले, सारी जो है शेक्सपियर की द्वारा लिखी गई है, सब शेक्सपियर
प्ले है? शेक्सपियरियन प्ले, सब शेक्सपियरियन प्ले है ऑल, ठीक है, शेक्सपियरियन प्ले है, ठीक है। तो पब्लिशिंग में आपको बता देती हूँ। और डोनाल्ड बेन जो थे, दैट इज अ यंग सन ऑफ किंग डंकन, ठीक है। और इन ठीक है, किसकी? मैकबेथ की। नेक्स्ट होगा हमारा क्लॉडियो। क्लॉडियो है मेजर ऑफ और मेजर, जो कि शेक्सपियर द्वारा ही लिखी गई है। वो इनका जो ये है कंफर्म नहीं है, पब्लिकेशन 1603 में है या तो 1604 में था, ठीक है, 1603 या 04 में, मतलब 1603 में या 1604 में किया गया, लेकिन इस प्ले को परफॉर्म किया गया था 1604 में, ठीक है। इसका थीम था मोरालिटी, मर्सी एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आता है नेरिसा, इट इज फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। ये इस प्ले को की पब्लिकेशन 1596 और 98 के बीच किया गया, ठीक है। ये जो थी एक वेटिंग मेड ऑफ पोर्शिया थी, पोर्शिया की वेटिंग मेड थी कौन? नेरिसा, ठीक है। इसका पब्लिकेशन पीरियड होगा 96 या तो 98, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम लोग गोनरिल लास्ट हमारा बचा है। गोनरिल जो है वो किंग लियर में है कैरेक्टर, जो कि एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर थे। कौन थे? एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर। और ये एक ट्रेजिक प्ले है, ठीक है, इट इज अ ट्रेजिक। 1605 के अराउंड लिखा गया था इसको भी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the proper explanation of the concept of Freytag's pyramid? एक्चुअली मैं ये बता दूँ, ये फ्रेटेग्स पिरामिड जो है एक्चुअली ये ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से एक प्लॉटिंग है, एक एनालिसिस है द प्लॉट ऑफ ड्रामा, एनालाइजिंग द प्लॉट ऑफ ड्रामा, ठीक है। ड्रामा को किस हिसाब से सेट किया जाए। और ये डिवाइस जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? जर्मन प्ले राइटर है, जर्मन प्ले राइटर है, गुस्ताव फ्रैगटैग। उनके सरनेम से ही इस पिरामिड का नाम पड़ा है, गुस्ताव फ्रैगटैग, ठीक है। इट इज अ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग हो जाती है, मैं थोड़ा आपको ओरली बोल देती हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है। एक्सपोजिशन पहला होता है, देन इंसिटेटिंग इंसिडेंट, ठीक है। एक्सपोजिशन, इंसिटेटिंग इंसिडेंट, देन आता है राइजिंग एक्शन, देन आता है क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, देन हमारा आता है रेजोल्यूशन एंड डिनोमेंट, ठीक है। मतलब ये 5 स्टेप्स में लिखा गया है, ठीक। और इसके बारे में स्क्रीन प्ले राइटर्स, ड्रामाटिस्ट को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। मैंने डिटेलिंग दे दी, मैंने आंसर नहीं बताया, ठीक है। इसका सही जवाब होगा एनालिसिस ऑफ द प्लॉट ऑफ अ ड्रामा, ठीक है। एनालिसिस
of the plot of a drama. ठीक है. Next question and the last question. Which of the following movements was Arthur Simon was referring to as a interesting disease and an over subtilizing refinement upon refinement? इनमें से कौन सा मोमेंट है जो कि इंटरेस्टिंग डिजीज और उसको बताया जाता है कि बार बार रिफाइन किया जाता है इस चीज़ को. ठीक है. जैसे ऑयल को रिफाइन करते हैं तो उसमें जो विटामिन मिनरल्स बहुत कुछ होती हैं वो ख़त्म होती जाती है. ठीक है. तो इसी तरह उन्होंने एक मोमेंट बताया था जहाँ पे ऐसा हो रहा था. ठीक है. तो दैट इज़ द डेकेडेंस मोमेंट. ठीक है. सी विल बी द आंसर. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है. आर्थर साइमन ने बताया था. ठीक है. तो बिहेवियर से पता चलता है. एटीट्यूड डेकेडेंस का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो बिहेवियर एटीट्यूड दैट शोज लो मॉरल स्टैंडर्ड. ठीक है. जो दिखाता है लो मॉरल स्टैंडर्ड को. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे बदल रही हैं. ठीक है. रिफाइंड हो रही हैं और ये एक पुरानी चीज़ें छूटती जा रही हैं. तो ये एक डिजीज़ का भी काम हो रहा है. ठीक है. जितना रिफाइंड होगा उतनी अच्छी चीज़ें जा रही हैं. ठीक है. तो आर कंप्लीटेड विद द 15 क्वेश्चंस. ठीक है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा होगा. लिख कर इतनी तो मेहनत कर सकते हो आप लोग ना. तो लिखते जाओ साथ में. जब भी बैठो बुक पेंसिल और पेन लेके और एक कॉपी लेके बैठो ताकि आप नोट डाउन करते रहो. और भी इसकी डिटेलिंग चाहिए तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो या आपके मन में कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क और यू कैन सजेस्ट व्हाट शुड आई डू. ठीक है. इम्प्रोवाइजेशंस और लाऊंगी मैं. कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. सो enough for today. Take very good care of yourself and अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना. ठीक है. शेयर ज़रूर कर देना. एटलीस्ट क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे बच्चों को. ओके. एंड क्वेश्चंस विद आंसर्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग यहाँ देख रहे हैं नेट के क्वेश्चंस में फिलॉसफी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दे रखे हैं. फिलोसफर्स के क्वेश्चंस बहुत दे रखे हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल विद द क्वेश्चन पेपर. ठीक है. ओके. बाय फॉर नाउ. Take very good care of yourself. Goodbye.